Hello students, I am educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. तो बच्चों, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जाना था, उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी और हमने उसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया था। ओके, तो हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी बच रही थी जो कि क्या थी कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, यानी कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब इसका क्या मतलब था, है ना? और ये इसके पीछे एक एक्सपेरिमेंट भी था जो इसे प्रूव करता है कि डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो हम आज उस एक्सपेरिमेंट को जानेंगे और जानेंगे कि आखिर ये सेमी कंजर्वेटिव होता क्या है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये क्या है, डीएनए इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस या सेमी कंजर्वेटिव होता है। और डीएनए रेप्लिकेशन को अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। तो क्या था कि जिस टाइम पर डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए के बारे में स्टडीज चल रही थी तो साइंस वर्ल्ड काफ़ी बड़ा होता है ना? तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड के साइंटिस्ट होते हैं, सबकी अपनी अपनी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है? तो इसको लेके भी काफ़ी सारे साइंटिस्ट में क्या था, मतभेद चल रहा था कि सबके कुछ अपनी अपनी हाइपोथेसिस थी। तो कुछ का मानना था कि जो डीएनए होता है वो कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है। ओके, कुछ का कहना था कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव। और कुछ थे जो इसे कह रहे थे कि ये एक मिनट, कुछ का कहना था कि डीएनए जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, कंजर्वेटिव होता है। और कुछ साइंटिस्ट कह रहे थे कि ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव। ओके, सेमी कंजर्वेटिव। और कुछ का कहना था कि ये डिस्पर्सिव होता है, डिस्पर्सिव। तो सबसे पहले तो हम इन वर्ड्स को समझें और डीएनए के रेफरेंस में इनको हम जानते हैं कि इनके क्या मतलब है। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो अपनी चीजों को कंजर्व करके रख दे। इसमें क्या होता था कि मान लें ये पेरेंटल डीएनए है। पेरेंटल डीएनए क्या होता है कि जब एक सेल होती है, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है। अब ये सेल डिवाइड होगी तो दो डॉटर सेल बनाएगी, ठीक है, दो डॉटर सेल बनाएगी। तो अगर इन डॉटर सेल के रेफरेंस में इस सेल को देखा जाए तो ये इन दोनों डॉटर सेल का जो पेरेंटल सेल है वो ये कहलाई जाएगी ना, तो ये पेरेंटल सेल होती है और पेरेंटल सेल से ये डॉटर सेल होती हैं। तो जो पेरेंटल सेल में प्रेजेंट डीएनए होता है वो क्या होता है, वो पेरेंटल डीएनए होता है। तो उसी को देखिए कि ये एक पेरेंटल डीएनए, ठीक, ये पेरेंटल डीएनए। अब जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ओके, तो रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, इसमें न्यू स्ट्रैंड बन जाएंगे। ऐसे ऐसे देखें कि इसमें नए स्ट्रैंड बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, ये आगे बढ़े, ठीक है। तो एक ये स्ट्रैंड है, ठीक, इस स्ट्रैंड के सामने एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक, और इस स्ट्रैंड के सामने भी एक नया स्ट्रैंड बन जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो नया स्ट्रैंड है, अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, जाहिर सी बात दो स्ट्रैंड कॉइल करेंगे एक दूसरे को। तो जो लोग कंजर्वेटिव मान रहे थे तो वो कह रहे थे कि जो दोनों नए स्ट्रैंड, ये अब मैं एन लिख देती हूँ न्यू वाले पे, तो वो न्यू स्ट्रैंड है, ठीक है, और जो पेरेंटल स्ट्रैंड है उस पे हम पी लिख देते हैं, ठीक। तो जो साइंटिस्ट या जो लोग जो थे वो कह रहे थे कि डीएनए कंजर्वेटिव होता है, उनका मानना था कि जो दो नए स्ट्रैंड बनते हैं, ये दोनों नए स्ट्रैंड जो होते हैं ये आपस में क्या करते, कॉइल करके एक हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेते, तो ये नया न्यू डीएनए बन जाता है, ठीक है। और जो पुराना पेरेंटल स्ट्रैंड होते जिनसे ये नए स्ट्रैंड बने थे वो कंजर्व हो जाते हैं,
ठीक है, तो ये पेरेंटल, तो उनका मानना ऐसा जो ये हुआ कंजर्वेटिव, मतलब कि जो पेरेंटल डीएनए था वो अपना अलग कंजर्व हो गया, ठीक है, और जो न्यू डीएनए था वो अलग हो गया, तो ये कंजर्वेटिव हुआ, ठीक है, कि इसमें पेरेंटल डीएनए अलग हो जाते हैं, मतलब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और जो न्यू स्ट्रैंड होता है, न्यू स्ट्रैंड्स होते हैं वो कॉइल करके अपना अलग हो जाते हैं, तो ये कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है, तो ये बात थी, ठीक है। अब कुछ जो थे साइंटिस्ट जो थे वो जो कह रहे थे सेमी कंजर्वेटिव होता है, वो कैसे उनका मानना क्या था, मान ले कि ये पेरेंटल डीएनए है, ठीक, पेरेंटल डीएनए है, अब इस पेरेंटल डीएनए पे क्या हुआ, न्यू स्ट्रैंड बनता है डीएनए का, तो एक ये न्यू स्ट्रैंड बना और इस वाले नीचे वाले स्ट्रैंड पर एक ये न्यू स्ट्रैंड बना, ठीक, तो सेमी कंजर्वेटिव, अब ये जो ग्रीन कलर से है ये पेरेंटल डीएनए, ठीक है, इसके आगे पी लिख देती हूँ, और जो न्यू स्ट्रैंड बने हैं उनके आगे मैं एन लिख देती हूँ, ओके, तो ये न्यू स्ट्रैंड बन गए। अब जो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस को ये समझ रहे थे कि जो ये कह रहे थे कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, इनका मानना क्या होता है कि जो एक न्यू स्ट्रैंड और एक पेरेंटल स्ट्रैंड आपस में कॉइल करते, मतलब कि क्या होता है कि ये इतना जो ये जो दो स्ट्रैंड बन रहे हैं ये खुद पे अलग कॉइल कर लेंगे, और ये जो दो अलग है ये अलग कॉइल कर लेंगे, तो ये कुछ ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, एक पेरेंटल स्ट्रैंड बन जाता है और एक उसी में क्या हो जाता है, न्यू स्ट्रैंड आ जाता है, फिर इधर भी एक पेरेंटल स्ट्रैंड बन गया और एक न्यू स्ट्रैंड बन गया, यानी कि सेमी कंजर्वेटिव मतलब हाफ कंजर्वेटिव होता है, हाफ पेरेंट स्ट्रैंड होता है और हाफ नया वाला न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है, ठीक है, तो हाफ पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और हाफ न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है, तो ये हो गया आपका सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव आप समझोगे, इसमें क्या था, पेरेंटल वाला जो स्ट्रैंड थे वो एकदम ही अलग हो गए थे, कंजर्व हो गए थे, और न्यू स्ट्रैंड अलग कंजर्व हो गए थे, बट इसमें क्या था कि वो मिक्स हो गए, मतलब मिक्स इन द सेंस कि हाफ पेरेंटल स्ट्रैंड था और हाफ उसके आगे जो नया स्ट्रैंड बना वो उसके साथ जुड़ गया, ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव था। डिस्पर्सिव का मतलब क्या था, ये तो एकदम ही अलग प्रोसेस हो गया था, उनका कहना था कि जो नया स्ट्रैंड होता है वो जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है उसके बीच बीच में जाके जुड़ जाता है, कैसे, तो ये कुछ ऐसे था कि ये पेरेंट स्ट्रैंड्स हैं, इनके ऊपर नए स्ट्रैंड्स के फॉर्मेशन हुआ, और जो इससे डीएनए बना है, जो डीएनए बना है वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, यानी कि इधर भी मैं बना दूं एक, ये देखें, तो डिस्पर्सिव में क्या होता है कि जो नया स्ट्रैंड बनता है उनके अकॉर्डिंग जो नया स्ट्रैंड बना है वो पेरेंटल डीएनए, यानी कि ये जो ग्रीन कलर से था ये पेरेंटल डीएनए है और जो ब्लू कलर से था ये न्यू डीएनए, ठीक है, तो क्या कहते हैं वो लोग कि जो पेरेंटल डीएनए उसी में न्यू स्ट्रैंड जो है वो बीच बीच में जाके उसमें जुड़ जाए, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में जुड़ जाता है आके, तो ये डिस्पर्सिव हो गया। समझ में आया आपको, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। फिर से बताती हूँ, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है कि जब डीएनए स्ट्रैंड पे न्यू डीएनए की सिंथेसिस होती है और जब वो डीएनए की सिंथेसिस के बाद में डीएनए स्ट्रैंड्स को आपस में रेप्लिकेट कॉइल करना होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो इसमें क्या इनका मतलब था कि जब डीएनए पे न्यू स्ट्रैंड बनता है और डीएनए रेप्लिकेट होता है तो जो पेरेंटल डीएनए होता है वो अलग कंजर्व हो जाता है और न्यू स्ट्रैंड जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है वो अलग कंजर्व हो जाता है। ये कंजर्वेटिव वालों का मानना था। सेमी कंजर्वेटिव वालों का क्या कहना था कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो न्यू स्ट्रैंड बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नया जो न्यू सिंथेसाइज्ड डीएनए होता है उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक जो होता है वो क्या होता है उसका न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। सेम ये चीज इधर भी आ जाती है कि मतलब दो डीएनए बने, दोनों में एक पेरेंटल स्ट्रैंड है और एक न्यू सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, ठीक है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव है। डिस्पर्सिव का मतलब था कि उनका कहना था कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है वो पेरेंटल डीएनए में बीच बीच में जाके ऐड हो जाता है, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में ये ऐड हो जाता है, तो ये डिस्पर्सिव है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से लोगों का अलग अलग मानना था, लेकिन दो साइंटिस्ट थे, वो कौन से थे, वो थे मिचेल्सन एंड स्टाल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
जिसके बेसिस पर ये कंफर्म हो गया कि डीएनए का जो प्रोसेस होता है वो सेम ही कंजर्वेटिव होता है। तो उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? मीसेल्सन एंड स्टाल। इन्होंने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है। मीसेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, इकोलाई बैक्टीरिया को दो नाइट्रोजन के दो अलग अलग आइसोटोप वाले कल्चर के साथ में इन्हें ग्रो कराया। तो हम देखते हैं कि अब इसका एक्सपेरिमेंट इनका क्या था, मीसेल्सन एंड स्टाल का क्या एक्सपेरिमेंट था वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दो कल्चर बनाए, ठीक है। ये पहला तो कल्चर जो उन्होंने बनाया था, ये मान लीजिए पेट्री डिश है। पेट्री डिश क्या होती है, जिसमें कि बैक्टीरिया कल्चर बनाया जाता है और उस बैक्टीरिया को रखा जाता है। तो इस जो कल्चर था, इसमें जो ये जो इस पेट्री डिश में, ये पेट्री डिश ए है, ठीक है। इस पेट्री डिश में जो कल्चर था उसमें हैवी आइसोटोप वाली नाइट्रोजन को डाला गया था। हैवी आइसोटोप वाला नाइट्रोजन कौन सा होता है, इसने पढ़ा था N15, ठीक है। N15 वाली नाइट्रोजन पड़ी थी, ये हैवी आइसोटोप की होती है। मैं हैवी लिख देती हूँ, HEAV, हैवी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था, हैवी आइसोटोप वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रो करवाया। अब जो आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसके जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, तो ये जो हैवी आइसोटोप वाली नाइट्रोजन थी वो आके इन सारे बैक्टीरिया के नाइट्रोजन बेसेस में, जितने भी नाइट्रोजन बेसेस थे उन सब में जो नाइट्रोजन थी वो इसी N15 की हो गई, ठीक है। क्योंकि कई जनरेशन तक ग्रो कराते हैं तो N15 की हो गई। बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, तो जब इस कल्चर में बैक्टीरिया को ग्रो कराया गया N15 वाले कल्चर में, तो जितने भी ई कोलाई बैक्टीरिया थे इनमें इनके जो डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस थे उसमें जो नाइट्रोजन थी वो इसी हैवी आइसोटोप वाली हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि उन्होंने करीब इस बैक्टीरिया को निकाला यहाँ से, ठीक है। ये ई कोलाई बैक्टीरिया जो थे इनको बाहर निकाला। इसमें क्या होती है, N15 थे, इसमें क्या था, N15 वाला था, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, हम इसको यहाँ इस तरह से बना दें, जो ये N15 वाला था, जो इसका स्टैंड है, तो दोनों स्टैंड इसके N15 वाले यानी कि हैवी हैवी हो गए, ठीक। इसके जो डीएनए है तो ये हैवी डीएनए हो गया इस ई कोलाई का। अब क्या हुआ कि हम इसको इस कल्चर से निकाल दें और करीब इन्होंने क्या किया, कल्चर से निकालकर इस हैवी डीएनए वाले बैक्टीरिया को 40 मिनट के लिए दूसरे कल्चर में डाला। और जो दूसरा कल्चर था उसमें क्या हुआ था, लाइट नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन का जो लाइट वेट वाला आइसोटोप था उसमें इस बैक्टीरिया को डाल दिया। यानी कि ये आपका इसमें क्या पड़ी है, इसमें पड़ी है आपकी N14, ठीक। इस वाले में N15 थे, इसमें N14 है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अब इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, जो हैवी डीएनए वाला बैक्टीरिया है इसको इसमें डाल देंगे, ठीक। यहाँ डाल के इसे कल्चर करवाएंगे। कुछ जनरेशन के बाद में हम क्या करेंगे, इसको फिर से क्या करते हैं, 20 मिनट्स के लिए इस कल्चर से निकालते हैं और एक और कल्चर लेते हैं और उस कल्चर में भी यही N14 प्रेजेंट है, ठीक है। जो दूसरा कल्चर लिया है उसमें भी यही N14 प्रेजेंट है, N14, ठीक है। यहाँ पर भी N14 प्रेजेंट है। अब यहाँ पर भी इस बैक्टीरिया को, ये फॉर 20 मिनट था, अब यहाँ पर भी इस बैक्टीरिया को क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए कल्चर करवाएंगे। यहाँ पे आपके ई कोलाई आ गए। तो अब क्या करते हैं
कि इन बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है इसकी डेंसिटी को चेक करने के लिए कि जो फर्स्ट जनरेशन में तो ये डीएनए हैवी हो गया था, नेक्स्ट जनरेशन में जब हम उसे लाइट आइसोटोप नाइट्रोजन के लाइट आइसोटोप में हम जब डाले हैं तब उसके डीएनए में क्या डिफरेंस आया, और फिर उसके बाद हमने दोबारा से इसको N14 में डाला तो उसमें क्या डिफरेंस आया। तो इसको जानने के लिए उन्होंने क्या किया, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि एक डेंसिटी कॉलम होता है, इस तरह से एक डेंसिटी कॉलम होता है, और इस डेंसिटी कॉलम में मैं 3 डेंसिटी कॉलम बनाती हूँ, एक ए के लिए, एक बी के लिए, है ना, और एक सी के लिए। तो 3 डेंसिटी कॉलम है इस तरीके से, और तीनों डेंसिटी, अब इनका क्या किया उन्होंने, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया तीनों बैक्टीरिया का। इधर इस जो बैक्टीरिया इस वाले कल्चर में थे, यानी कल्चर ए में थे जिसमें हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप यानी N15 पड़ा था, फिर बी वाले कल्चर का भी के बैक्टीरिया का भी डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और सी वाले का भी एक्सट्रैक्ट किया। अब इस जो डेंसिटी ग्रेडियंट है इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं, सीजियम क्लोराइड, CsCl2, ठीक है, सीजियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब उन्होंने इन सारे बैक्टीरिया को इन जो ट्यूब्स है, मैं इनको नेम भी कर देती हूँ, ए वाले के लिए ये ए, और बी के लिए दिस वन, एंड सी के लिए दिस वन, ठीक है, तीनों। अब जब इन्होंने इसमें इन जो सेंट्रीफ्यूगेशन डेंसिटी कॉलम जो है, ये डेंसिटी कॉलम है, इनमें जब हमने इन बैक्टीरिया को डाला, ठीक है, ए वाले को ए में डाला, बी को बी, मतलब ए वाले का डीएनए ए में डाला, बी वाले का इसमें, और सी वाले का इसमें डाला, तो उन्होंने क्या पता, उनको क्या दिखा, तो जो ए वाले में डाला था तो उसमें जो डीएनए कि जो डीएनए था वो हैवी था, तो वो उसकी जो लाइनिंग थी वो नीचे शो हुई, ठीक, तो वो नीचे दिखा, नीचे, ठीक है, कि हैवी था वो नीचे दिख गया। जब सेकंड वाले में उन्होंने देखा तो उन्हें क्या मिला, उन्हें सेंटर पर मिला, और थर्ड वाले में उन्हें एक सेंटर पे मिला और एक ऊपर मिला। अब ये कैसे है, देखें, जो फर्स्ट वाले का जो डीएनए था जिसमें हैवी आइसोटोप वाला नाइट्रोजन था, तो वो डीएनए हैवी हो गया था, इसलिए वो जो डीएनए था, ये डीएनए स्ट्रैंड है, वो उनको नीचे मिला, ठीक है। डेंसिटी कॉलम जो होती है यहाँ से ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी यहाँ हाई डेंसिटी हो गई, और यहाँ मीडियम डेंसिटी, और यहाँ पे लाइट डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी कह लो। तो जो उनको फर्स्ट वाले मिला जिसमें हैवी नाइट्रोजन था, वो डीएनए जो है उनको कहाँ मिला, नीचे हैवी वाले पोर्शन में मिला। सेकंड वाले में क्या हुआ था कि जो डीएनए था, अब जब हम वो जो पेरेंटल डीएनए था वो रेप्लिकेट हुआ होगा, और जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बने होंगे उसमें N14 आ गया होगा, तो यानी कि यहाँ पर जो डीएनए बना होगा कुछ इस तरीके से बना होगा, एक पेरेंटल डीएनए बना होगा और एक लाइट डीएनए बना होगा, ठीक है, तो एक पेरेंटल डीएनए और एक लाइट डीएनए बना होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो बी वाले डीएनए, जो बी वाले बैक्टीरिया का जो डीएनए था उसका जो डेंसिटी देखा गया तो वो बीच में आई, यानी कि मीडियम में, क्योंकि इसमें एक पेरेंटल और एक लाइट वेटेड था। फिर जब हम थर्ड वाले में जाएंगे, अब थर्ड वाले में क्या था, यहाँ पर जो बैक्टीरिया थे उनके डीएनए कैसे थे, इस तरह से वाले, एक पेरेंट और एक लाइट न्यूली सिंथेसाइज था। अब जब ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि इसमें इसको इस तरीके से देखें, ये एक पेरेंटल डीएनए था इस वाले बैक्टीरिया का, बी वाले का, ठीक है, और एक जो बी वाले बैक्टीरिया का ये लाइट चेन वाला डीएनए था। अब जो नया डीएनए बनेगा तो वो क्या होगा, वो ऐसे ही तो बनेगा कि क्योंकि ये भी N14 है तो N14 वाला स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक, N14 वाला स्ट्रैंड बन जाएगा। और जब ये डीएनए अलग होकर हेलिक्स बनाएंगे तो एक ऐसा बनाएगा, जो ये वाला है पोर्शन, ये कुछ ऐसे बना देगा, ठीक, और एक
लाइट चेन, ठीक है, लाइट स्टैंड। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया आपको? देखिए जो हैवी वाला था इसमें हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप पड़ा था, इसमें दोनों स्ट्रैंड जो हैं बैक्टीरिया में वो कैसे होंगे, हैवी वाले होंगे। अब हमने इस हैवी स्ट्रैंड वाले जो बैक्टीरिया, हैवी डीएनए वाला, इसको हम हैवी डीएनए कह देते हैं, हैवी डीएनए वाले बैक्टीरिया को जब हम लाइट नाइट्रोजन वाले कल्चर में डालेंगे तो जब वहां पे ये रेप्लिकेट करेगा तो जो इसका पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेट करेगा, यानी कि जो पेरेंटल डीएनए था, ठीक है, ये पेरेंटल डीएनए रेप्लिकेट किया तो इस पे लाइट नाइट्रोजन वाले नए डीएनए स्ट्रैंड बने, ठीक है। जब लाइट नाइट्रोजन वाले नए डीएनए स्ट्रैंड बने तो ये इस तरीके से बन गए, ठीक। ये एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, एक हैवी और एक लाइट। ये हैवी लाइट मैं लिख देती हूँ, ये हैवी और ये लाइट, ठीक, हैवी लाइट। अब हमने इसी को उठा के फिर से N14 वाले में डाला। जब दोबारा से N14 में इनका कल्चर होगा तो इसमें दो टाइप के बन जाएंगे, एक हैवी लाइट वाला पेरेंटल हो जाएगा और एक लाइट वाला हो जाएगा। कैसे होगा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको जब यहाँ पे डाला गया तो उनको क्या मिला, लाइट चेन, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से उनको रिजल्ट मिले। पहले वाले जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो हैवी था, तो वो हैवी नीचे आ गया डेंसिटी कॉलम में, नीचे आ गया एकदम हैवी वाले में। दूसरे वाले में जो था वो क्या था, एक हैवी और एक लाइट चेन थी, तो वो बीच में आ गई, ठीक है। और थर्ड वाले में क्या था, एक स्ट्रैंड जो था उसमें एक हैवी और एक लाइट चेन थी, वो बीच में आ गई, और एक लाइट जो लाइट वाले दोनों लाइट चेन थी वो ऊपर हो गई, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। इस मतलब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है, यानी कि उसमें सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक पेरेंटल डीएनए जो होगा, एक स्ट्रैंड पूरा पेरेंटल डीएनए का होगा और एक स्ट्रैंड जो होगा वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। तो हमने आप एक बार इसको फिर से देख लें, नोट कर लें, और ओके। तो मैं ये एक और चीज यहाँ पे लिख दूं कि जो हमने कौन सा ये सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, ये सेंट्रीफ्यूग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। ये इस टेक्निक से हमने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। और ये क्या है, ये डेंसिटी कॉलम है, ये डेंसिटी कॉलम है, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने बताया अभी, और होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, पर पहले रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो हम प्रोकैरियोट्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में हम डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इसको अभी तक जो भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करें, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और हमारी मेल आईडी पर भी आप बता सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। और तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि प्लीज आप इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।